हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यह एक चूंकि रिवीजन प्रोग्राम है जिसमें आप आने वाली प्रीलिम्स की परीक्षाओं के लिए रिवीजन कर सकें और पिछले समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हों उनको यहाँ पर डिस्कस कर सकें और उनसे संबंधित कुछ संभावित सवाल भी हम यहाँ पर देख सकें। तो चूँकि हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और इससे संबंधित अन्य खंडों से, तो आज इस सेशन में हम इससे संबंधित जो भी प्रमुख खबरें होंगी उन पर चर्चा करेंगे। तो जो पहली खबर है वह है पीएम गति शक्ति परियोजना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। तो क्या है यह परियोजना, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इससे किस तरह से सवाल बनाया जा सकता है, हम इसको देखते हैं। चलिए, तो पीएम गति शक्ति जो परियोजना है इसका मकसद है पूरे देश के अंतर्गत जो अवसंरचनात्मक मॉडल मौजूद है किसी भी स्तर पर, चाहे वह परिवहन के क्षेत्र में जल परिवहन का हो, सड़क परिवहन का हो या फिर रेल परिवहन का हो, वायुमार्ग भी इसमें शामिल हो सकता है, यानी वायुयानों से संबंधित जो परिवहन है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है कि इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंतर्गत या फिर इस पूरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी खामियां, जो भी मानकों की कमी या फिर मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत जो एक कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है उसको हम कैसे दूर कर सकें ताकि पूरी व्यवस्था को एकीकृत हम कर सकें और इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। तो इसी पर आधारित ये खबर है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना के लिए एक महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। मकसद क्या है? मकसद है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समन्वय और निष्पादन, यानी जैसा हमने डिस्कस किया कि परिवहन से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है हम कैसे उसको और बेहतर कर सके ताकि वह और ज़्यादा लागत प्रभावी हो सके, यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। तो उससे संबंधित जो लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन से संबंधित लागत है हम उसको कम कर सके और भी अन्य तरह की जो लागत उसमें बढ़ जाती है लंबी दूरी या फिर ख़राब सड़कों की वजह से, वो भी कम की जा सके। तो कह सकते हैं एक तरह की समग्र और एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी रणनीति है जिसको सरकार लाने का प्रयास कर रही है। कुछ उदाहरणों को अगर समझें तो कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना, या फिर सड़क परिवहन के अंतर्गत जो भी मार्ग हैं उनको विकसित करना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। तो लागत बचाने, काम में तेजी लाने और रोजगार पैदा करने पर इसका प्रमुख फोकस रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस परियोजना के अंतर्गत जो भी लोग शामिल होंगे और जैसे ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी तो उससे इन सभी चीज़ों को वृद्धि होती हुई हमें दिखेगी। इसके अलावा अगले 4 सालों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक एकीकृत योजना और कार्यान्वयन उसका सुनिश्चित करना इसका मकसद है। कुछ और बातों को समझें तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसको भी इसी में समायोजित करने की बात कही गई है। कुछ लक्ष्य डिसाइड किए हैं, जैसे 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे बनाना। तो जो 2 नए रक्षा गलियारों की बात है, एक का विकास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और दूसरे का तमिलनाडु में। ठीक, इसके अलावा जो भी गांवों के अंतर्गत अवसंरचना मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके अंतर्गत 4G कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना ताकि जो संचार की व्यवस्था है वो भी और बेहतर हो सके। इसी तरह गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर और उसको जोड़ने की योजना है, यानी उसको 17,000 किलोमीटर तक और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो हाईवेज़ हैं उसकी लंबाई को भी लगभग 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा 2024-25 के लिए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं देश के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए, उनको भी पूरा करने में मदद मिलेगी और 200 से ज़्यादा नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम का भी निर्माण किया जाएगा। यानी पूरी बात वही है कि कैसे हम कनेक्टिविटी को और बेहतर कर सकें ताकि परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाए और जो आर्थिक गतिविधि है उसको तेज़ी मिल सके। तो बुनियादी ढांचे से संबंधित जो 16 मंत्रालय हैं उनको एक साथ लाने की बात की गई है और जो मौजूदा और प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजना है उनकी मैपिंग करने में इससे सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया को चूँकि हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो जैसे जैसे हम देश के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन को बेहतर कर सकेंगे उससे जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा परिवहन के जो भी अलग अलग तरीके हैं
चाहे वो जल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, उन सभी को एकीकृत करने की बात है। ये लाभ है इसका, और भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनाने में इससे मदद मिल सकेगी। ठीक है, तो एक सवाल इसी तरह का 2017 में पूछा गया है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंतर्गत। क्या था सवाल, उसको देखें। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। कथन दिए गए हैं कि यह नीति आयोग का एक अंग है। दूसरा, वर्तमान में इसकी कॉर्प्स 4 लाख करोड़ रुपए है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल के अंतर्गत दोनों ही कथन गलत थे, यानी ये जो अवसंरचना निधि की बात है नीति आयोग का अंग नहीं था, और इसकी कॉर्पस भी 4 लाख करोड़ रुपए नहीं थी, बल्कि उस समय 40,000 करोड़ रुपए थी। ठीक, दरअसल ये एक मॉडल, एक प्रश्न के तौर पर हमने लिया है, ताकि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उससे कैसे एक सवाल पूछा जा सकता है आप इसको समझ सके, जैसा हमने इसके पहले वाले एपिसोड में भी डिस्कस किया था। चलिए अगली खबर है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना। तो जो शहरी सहकारी बैंक हैं, तो आरबीआई ने उनको अलग अलग डिवाइड किया है। एक तरीके से उनके अंतर्गत जितनी जमा पूंजी होगी, जमा पूंजी के आधार पर उनको अलग अलग टियर दिए गए हैं। तो इस खबर को देखते हैं। तो आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति का शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी शहरी सहकारी बैंक, जो शहरों के अंतर्गत कई लोगों के द्वारा मिलकर के संचालित किए जा रहे हैं। तो आरबीआई ने इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबी के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को संशोधित किया है, जिसमें कुछ नियम परिवर्तित किए गए हैं, कुछ सुझाव भी आए हैं, उनको हम देखते हैं। तो बैंकों की सहकारिता, पूंजी की उपलब्धता और अन्य कारकों के आधार पर अब यूसीबीज को 4 स्तरों पर विभाजित किया गया है, यानी कि 4 स्तरों पर इनको रख करके देखा जाएगा। कौन कौन से हैं? टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। तो टियर 1 में कौन से आएंगे? तो वे सभी शहरी सहकारी बैंक जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि मौजूद होगी, वो टियर 1 में आएंगे। टियर 2 में आएंगे 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले। टियर 3 में आएंगे 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले बैंक। और टियर 4 आएगा उसके बाद 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले शहरी सहकारी बैंक। ठीक, तो और क्या बातें इसमें कही गई हैं? पहले 3 शहरी सहकारी बैंकों के लिए CAR की न्यूनतम पूंजी 9% से 15% तक रखने की बात कही गई है। CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि पूंजी से जोखिम भारित रिस्क अनुपात, जो बैंकों को अपने पास जमा करना होता है, जितनी पूंजी के आधार पर वे ऋण देना चाहते हैं। तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि बैंक CAR अपने पास जरूर रखेंगे। इसके अलावा टियर 4 श्रेणी के जो बैंक होंगे उनके लिए CAR जो है अपने बेसल 3 निर्धारित मानदंडों से अलग हो सकता है। तो बेसल 3 के जो नियम हैं, बेसल 3 रूल्स लाए गए थे दिसंबर 2010 में, जब हमें देखने को मिला था 2007 से लेकर 2009 के बीच में एक बड़ा वित्तीय अस्थिरता, और लेहमन ब्रदर्स जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें बच नहीं पाई थी। उसके बाद ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि बेसल 3 के अंतर्गत एक पूंजी बफर जोन बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बैंकों की जो ऋण भारित एक क्षमता होगी वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों की देखरेख के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित करने की बात कही गई है इसमें, और सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा अगर ये बैंक करते हैं तो ये अपनी अलग भी ब्रांचों को भी खोल सकते हैं। ठीक, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आसान करने का प्रयास करें। तो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत जो शहरी सहकारी बैंक है वे पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के लिए ये व्यवस्था है। और अगर हम इसके प्रशासन की व्यवस्था देखें तो यूसीबी बैंकिंग कानून यानी सहकारी समितियां अधिनियम 1955 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा ये प्रशासित हैं। ठीक, इसके अलावा परिचालन क्षेत्र के आधार पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में इनका आमतौर पर वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है, यानी कि जिस हिसाब से जिस जगह पर वे अपनी संस्थाओं को चला रहे होंगे, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, उस आधार पर इनका आमतौर पर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, चलिए
एक सवाल 2015 का है, उसको डिस्कस करते हैं। समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल 3 समझौता या सरल शब्दों में बेसल 3 क्या है? 4 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, आपको बताना था कि कौन सा सही है। जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियाँ विकसित करने का एक प्रयास करता है बेसल 3, या फिर बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास है। इसके अलावा 2 और स्टेटमेंट हैं, लेकिन चूंकि इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक, हालांकि पूछा जा चुका है इसलिए ज़रूरी नहीं कि दोबारा पूछा जाए, लेकिन फिर भी इससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं उससे अगर सवाल बने तो आपको उसके बारे में पता हो। ठीक, चलिए अगली खबर है संभव जागरूकता कार्यक्रम। क्या संभव करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको देखते हैं। तो हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के तहत संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। संभव 2021 की शुरुआत की गई थी पिछले साल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को हम कैसे उद्यमिता से जोड़े, यानी कि उनको केवल नौकरी के पीछे भागने वाला ना बना रहने दें, उनको उद्यमिता से जोड़ करके नए नए खुद के रोजगार सृजित करने में मदद करें, और ताकि वे रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बन सकें। तो इस मंत्रालय के जो 130 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो देश के सभी हिस्सों के अलग अलग कॉलेजेस, ITI में जाकर के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि कैसे वो रोजगार परक चीज़ों से जुड़ सकें। इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो और वीडियो फिल्म के जरिए जो MSME मिनिस्ट्री है उसकी अलग अलग योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आमतौर पर क्या होता है कि मंत्रालय अलग अलग जो भी योजनाएं शुरू करता है, तो जागरूकता ना होने की वजह से विद्यार्थियों को या फिर अन्य उस वर्ग के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, उस योजनाओं के लाभ उन तक नहीं पहुंच पाते। तो एक प्रयास है सरकार का कि कैसे मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही जो जानकारियां हैं उससे छात्रों को जोड़ा जाए। तो इससे आर्थिक विकास, उद्यमिता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन युवाओं की भागीदारी बढ़ सकेगी, ये लोग जुड़ सकेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर युवा इससे जुड़ेंगे तो आर्थिक विकास, उद्यमिता और घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी वजह से एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो सरकार का यही प्रयास है तो GDP और निर्यात में MSME के योगदान को बढ़ाया जाए। चलिए GDP में अगर हम MSME का योगदान देखें तो मौजूदा है वर्तमान समय में 30%, प्लान है कि इसको 50% तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा MSME क्षेत्र में रोजगार को 11 करोड़ लोगों से बढ़ाकर 15 करोड़ लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया गया है। चलिए अगला है स्टेबल कॉइन। क्या है स्टेबल कॉइन, क्यों यह इस चर्चा में है? चलिए, तो हाल ही में अमेरिका ने टीथर और अन्य स्थिर स्टॉक की वित्तीय स्थिरता जांच के लिए एक औपचारिक समीक्षा शुरू करने पर चर्चा की है। थोड़ा टेक्निकल हो गया, आसान करते हैं। तो टीथर एक नाम दिया हुआ है। टीथर क्या है? जैसे आपने बिटकॉइन सुना है वैसे ही है टीथर। तो टीथर और अन्य स्थिर स्टॉक की वित्तीय स्थिरता जांचने के लिए कि कितने ये स्टेबल हैं, जैसे बिटकॉइन को हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, अस्थिर रहता है, तो इसी तरह टीथर की स्थिरता जांचना चाह रहे हैं। और टीथर चूँकि टॉपिक दिया हुआ है स्टेबल कॉइन, तो टीथर का संबंध यहाँ पर स्टेबल कॉइन से है। क्या है अभी देखते हैं। तो स्टेबल कॉइन दरअसल क्रिप्टो करेंसी का एक वर्ग है, क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है। आमतौर पर किसी परिसंपत्ति या सरकार समर्थित मुद्रा से जुड़ा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसे हम स्टेबल कॉइन कह रहे हैं। और चूंकि एक क्रिप्टो करेंसी किसी सरकार के द्वारा समर्थित कोई मुद्रा है, मान लीजिए डॉलर है, डॉलर हो सकता है, या कोई परिसंपत्ति है, कोई एसेट हो सकता है, मान लीजिए गोल्ड है, किसी तरह के बॉन्ड हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनसे ये समर्थित है। तो जब यह इस तरह की किसी व्यवस्था से समर्थित होगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो इसकी कीमत है वो अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस है, जो किसी भी अन्य इस तरह की व्यवस्था द्वारा समर्थित नहीं है, उनकी तुलना में ज़्यादा स्थिर रहेगा। यही इसका नाम भी है स्टेबल कॉइन, यानी स्थिर कॉइन। तो 2014 में पहला स्टेबल कॉइन
टीथर बनाया गया था, उसके बाद अभी और भी कई सारे इस तरह के स्टेबल कॉइन्स आ चुके हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जैसा आप जानते हैं एक क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर आधारित है और एक डिजिटल संपत्ति का एक रूप भारत के अंतर्गत माना गया है। तो स्टेबल कॉइन दरअसल फिएट मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी के बीच एक तरह के सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कि इसमें जो एक सामान्य देश के अंतर्गत एक मुद्रा अपनाई जाती है, सरकार के द्वारा समर्थित होती है, एक तरह की वैधानिक मुद्रा होती है, तो उसमें जितनी स्थिरता मौजूद है, जितना उसका मूल्य मौजूद है, उसी तरह की व्यवस्था एक तरह से स्टेबल कॉइन देने का प्रयास करता है। तो ये फ़ायदा तो है ही कि एक तरह से फिएट मुद्रा का काम कर रहा है। दूसरा कि ये क्रिप्टो करेंसी वाली तकनीक से बना हुआ है, क्रिप्टो करेंसी की तरह, यानी क्रिप्टो करेंसी से बनाया हुआ एक तरह की डिजिटल व्यवस्था ही है, डिजिटल मुद्रा ही है, इसलिए उसमें क्रिप्टो करेंसी वाली जो वो सभी गुण मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लाभ हो सकते हैं। यानी कि काफ़ी फास्ट है, सुरक्षित है और गोपनीय भुगतान करने में लाभकारी है। इसके अलावा जो फिएट मुद्रा की यहाँ पर खासियत है, यानी मूल्य स्थिरता, वो भी यह सुनिश्चित करता है। तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में ये ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। सुरक्षित किस सेंस में कि इसकी जो मूल्य की स्थिरता है वो बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा है। तो कोविड के टाइम पर हमने देखा भी कि बिटकॉइन की जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उतार और चढ़ाव का सामना कर रही थी, जहाँ पर वो एक समय $5,000 के आसपास था, उसके बाद उसकी वृद्धि हुई $60,000 के ऊपर पहुँच गया, उसके बाद वापस उसमें गिरावट आई, फिर $30,000 के आसपास आ गया। तो इससे दिक्कत ये होती है कि जो भी उसका निवेशक है, उसमें निवेश करने वाला है, या फिर जो भी उसका उपयोग करता है, उसको इस बात की बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी रहती है कि कब इसकी कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी और कब बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। मान लीजिए आज उसके पास बिटकॉइन मौजूद है, उसकी कीमत मान लीजिए 2 लाख रुपए है एक ऐसे ही, और कल उसकी कीमत 1 लाख रुपए हो गई, या फिर परसों उसकी कीमत 4 लाख रुपए हो गई। तो ये कोई निश्चित तो है नहीं, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्थिर है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक तरह से स्टेबल कॉइन की व्यवस्था को शुरू किया गया था, और स्टेबल कॉइन इसीलिए कहा गया है कि एक बीच की कड़ी है फिएट मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी के। तो इसके लाभ में मूल्य स्थिरता भी है, क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अधिक डिजिटल एसेट ट्रेडिंग बढ़ जाती है इसकी वजह से, चूँकि बिटकॉइन पर निवेशक थोड़ा सा घबराते हैं कि पता नहीं कितना उसको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट कितना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो बाज़ार में अधिक तरलता बढ़ती है लिक्विडिटी के लिए। इसके अलावा निवेश के उभरते साधन के रूप में भी इसको देखा जा रहा है कि लोग इसमें निवेश करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो टीथर एक इसका उदाहरण है। कुछ और उदाहरणों की बात करें तो ट्रू यूएसडी, डाई यूएसडी कॉइन, HUSD, पैक्स गोल्ड, तो बहुत सारे आज के समय में हम नाम इस तरह के ले सकते हैं। ठीक, चलिए एक सवाल देखते हैं इस पर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक वर्ग है जिसे किसी परिसंपत्ति या सरकार समर्थित मुद्रा का समर्थन प्राप्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्टेबल कॉइन की मूल्य स्थिरता बिटकॉइन की तुलना में बहुत कम होती है। बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि अभी हमने इसके पहले ही इसका उत्तर यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बातों ही बातों में। चलिए अगली खबर, ESG फंड। यहाँ ESG का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इससे जुड़ा फंड क्या है? तो हालिया रिपोर्ट में ESG फंड की संपत्ति का आकार पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5 गुना तक बढ़ गया है। कितना हो गया है? 12,300 करोड़ रुपए के आसपास, और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो एशिया में विशेष रूप से भारत में ESG फंडों की मांग और वृद्धि लगभग 32% रही है, और भारत के अंतर्गत भी इसमें वृद्धि होती जा रही है। ESG का जैसा कि हमने आगे जिक्र कर लिया मतलब है एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन यानी गवर्नेंस से संबंधित एक व्यवस्था। इसमें कैसे फंड जुटाया जाता है इसको अभी हम देखते हैं। तो एक तरह का क्या है, म्यूचुअल फंड है, और स्थायी रूप से सतत निवेश या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश इसको माना जाता है। यानी ऐसी जो भी कंपनियां इसमें निवेश करती हैं उनको इस बात का अनुमान रहता है कि जो कंपनियां हैं वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा रही हैं, पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को निभा रही हैं, और उन कंपनियों के अंतर्गत जो प्रशासन है वो बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है, तभी इसके अंतर्गत निवेश किया जाएगा। यानी कि हम कहें कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड जैसा हम जानते हैं किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक को दर्शाता है, जिसमें आय, प्रबंधन गुणवत्ता, नकदी का प्रवाह, व्यवसाय का संचालन, प्रतिस्पर्धा आदि बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है,
और यदि इसका स्कोर अच्छा होता है तो लोग निवेश करते हैं। यानी कि निवेश के चयन के लिए ESG फंड शॉर्ट लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनके पर्यावरणीय, सामाजिक जिम्मेदारी और कॉरपोरेट प्रशासन के जो उच्च स्कोर है उसको देखते हुए ही निवेश किया जाता है। जिन कंपनियों का इस दिशा में किया गया कार्य बेहतर होता है उस कंपनी को ज़्यादा फंडिंग मिलती है। आमतौर पर पहले के जो पारंपरिक निवेशक हुआ करते थे वो किसी भी स्तर पर निवेश कर देते थे, लेकिन अब के समय में जो निवेशक हैं वो इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि जो भी निवेश किया जा रहा है किसी भी कंपनी में, वो कंपनी पर्यावरण के प्रति कितनी हितैषी या हितकारक रूप से कार्य कर रही है, अपने दायित्वों को कितना निभा रही है। तो ESG फंड पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं, नैतिक व्यापार प्रथाओं एवं कर्मचारी अनुकूल रिकॉर्ड वाली कंपनियों पर केंद्रित हैं, यहीं पर निवेश हो रहा है। इसको भारत के अंतर्गत सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। लाभ क्या हैं? कुछ प्रमुख लाभों की हम चर्चा करें तो कंपनियों को बेहतर प्रशासन एवं सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जैसे जैसे इस फंड की भारत में व्यवस्था बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सतत व्यवसाय मॉडल का पालन न करने वाली कंपनियों को इक्विटी और ऋण दोनों ही जुटाने में मुश्किल होगी। यानी जो भी पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था का पालन नहीं कर रही हैं कंपनियां, गवर्नेंस उनका बेहतर नहीं है, सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हैं, तो उनको अब एक तरह से रेटिंग भी कम होगी और उनको ऋण भी कम मिल पाएगा। इसके अलावा जो प्रदूषणकारी कंपनियां हैं उनका निवेश भी बाधित होगा, जैसे तंबाकू वाली कंपनियां। ठीक, इसके अलावा वैश्विक संस्थागत निवेशकों के बीच ग्रीन वॉशिंग चिंता का विषय एक बन रहा है। एक शब्द है यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है कि अगर ये शब्द भी कभी आपके सामने आ जाए तो आपको उसका मतलब पता हो। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कंपनी द्वारा अपने उत्पाद को पर्यावरण हितैषी बता करके प्रस्तुत करना। तो जो उपभोक्ता है उसको इस बारे में जानकारी नहीं है, उसको भ्रामक तरीके से इस बारे में जानकारी दी गई है कि जो उत्पाद है पर्यावरण के प्रति हितैषी है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि कैसे इसकी हम पहचान सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक, चलिए अगली है महत्वपूर्ण योजना स्पिन योजना। तो स्पिन योजना का संबंध किससे है? जैसा यहाँ पर घड़ा आपको दिख रहा है, तो इस योजना का संबंध है कुम्हारों से। यानी कि कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है और यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक योजना है। योजना का नाम है स्पिन। स्पिन का मतलब क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, SPIN। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है उसकी स्थापना की गई थी, जो एक तरह से वैधानिक निकाय है। और ये जो निकाय है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय के तहत कार्य करता है। योजना की बात करें तो योजना कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण की सुविधा देती है। यानी ये नहीं कहा गया है कि योजना के तहत कुम्हारों को सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उन्हें। तो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी एक तरह का कार्य कर रहे हैं तो कुछ और कामों को शामिल करें ताकि और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सके उनका कार्य और अलग अलग उत्पादों को बना करके उनको ज़्यादा आय प्राप्त हो सके। उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्वरोजगार का सृजन कर सकें और सतत विकास को बढ़ावा दे सकें। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की हर हाथ से नौकरी या फिर हर हाथ में काम वाला जो कथन था, प्रतिबद्धता थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया है। यह एक तरह की नो सब्सिडी योजना है। ये स्टेटमेंट बन सकता है कि कैसी योजना है, तो नो सब्सिडी कार्यक्रम है। यह जो योजना है इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत शुरू किया है ताकि उनको बैंकों से ऋण दिया जा सके। मुद्रा योजना के 3 चरणों को आप जानते ही हैं। एक है शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद जो अगली इसकी व्यवस्था है वो है किशोर की। किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक। उसके बाद है तरुण के अंतर्गत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। तो अगर पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो ये शिशु मुद्रा योजना के तहत इसमें उनको ऋण दिलाया जाएगा। तो जो लाभार्थी हैं वो आसान किश्तों में ऋण चुका सकते हैं और सरकारी सब्सिडी पर उनकी निर्भरता को कम करता है। यानी इस बात पर वे निर्भर नहीं है कि सरकार की तरफ से पैसा मिलने वाला है।
तो कहा गया है कि इससे कुम्हार आत्मनिर्भर बनेंगे और जो ऋण उन्हें मिलेगा उससे वे अपने विकास में उपयोग करेंगे। चलिए इससे जुड़ा एक सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है स्पिन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य डेयरी उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि करना है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल एक आयोजन किया गया है हाल ही में। इसका संबंध है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित जो स्टार्टअप निवेश है उसको बढ़ाने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस आयोजन को किया है उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप से संबंधित माहौल को बढ़ावा देना। कहाँ पर? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अब सरकार चूँकि प्राथमिकता के तौर पर इस क्षेत्र को देख रही है, तो कैसे हम उस क्षेत्र को विकास के इस पहिए में भागीदार बनाएं और वहाँ पर भी स्टार्टअप्स की व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर एक इस मकसद से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, यानी नए उद्यमियों को उनके व्यापार से संबंधित अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर शेयर की गई हैं। तो स्थानीय उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों को साझा करने का एक मौका दिया गया है कि वे किस हिसाब से व्यवसाय लगाना चाहते हैं और कैसे आगे उसको देख रहे हैं। इसके अलावा फंड जुटाने के लिए भी, चूँकि आइडिया तो है उनके पास लेकिन पैसे नहीं हैं, तो पैसे जुटाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म एक तरह से विकसित किया गया है। तो पूर्वोत्तर में विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसका विकास साल 2017 में किया गया था, जो कि 100 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर इसमें शामिल की गई थी। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड का इसमें अहम योगदान है, यानी इस पूरी व्यवस्था को इसके अंतर्गत संचालित किया जाएगा। और जो फंड है इसके जरिए अभी तक लगभग 35 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और ITES जैसे क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण जो खबर है वो है हरित एवं डिजिटल पर्यटन को लेकर के। तो पर्यटन से संबंधित एक नई नीति, यानी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा जारी किया था और अलग अलग मंत्रालयों को इसको भेजा गया था ताकि मंत्रालय इससे संबंधित जो अपनी जानकारी है या अपने सुझाव हैं वे सरकार को दे सकें। तो इसका एक ड्राफ्ट भेजा गया था। इसमें मुख्यतः ग्रीन और डिजिटल पर्यटन पर फोकस किया गया है। किस पर किया गया है? ग्रीन और डिजिटल पर्यटन पर। तो इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पर्यटन अब एक उद्योग की तरीके से देखा जाएगा और होटल्स जो होंगे, होटल्स को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है। इससे होगा क्या कि इसके अंतर्गत जो निवेश की व्यवस्था है वो और मजबूत हो सकेगी। इस क्षेत्र को निवेश ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकेगा। वही मकसद भी है इसका, निवेश को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य है अगले 10 सालों में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित किया जाए। कौन कौन से होंगे वे क्षेत्र? पहला हरित पर्यटन, दूसरा डिजिटल पर्यटन, तीसरा गंतव्य प्रबंधन यानी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, उसके बाद पर्यटन क्षेत्र को कुशल बनाना और MSME उद्यमों से संबंधित जो पर्यटन है उसको भी विकसित करने का यहाँ पर प्रयास है। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर हम एक बात को और समझें तो कोरोना महामारी के समय पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला ही था और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी वे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट का सामना कर रही थी। इसका एक उदाहरण, हालिया उदाहरण अगर हम देखें तो श्रीलंका के अंतर्गत जो हमें आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भागीदारी इस क्षेत्र में आई गिरावट भी थी, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा निर्भर थी पर्यटन क्षेत्र पर। तो पर्यटन क्षेत्र में गिरावट आने से सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी अर्थव्यवस्था को हुआ। उसकी वजह से पिछले कुछ समय से वहाँ पर आर्थिक संकट की स्थितियाँ हमने देखी। तो पर्यटन क्षेत्र का GDP में लगभग 6% योगदान है भारत के संदर्भ में, और रोजगार के स्तर पर इस क्षेत्र की भागीदारी लगभग 9% है। ऐसे में इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही ज़्यादा अहम है। पर्यटन नीति में इस क्षेत्र को राहत पहुंचाने से जुड़े इसीलिए कई सारे प्रावधान लाए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन को अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधि माना जाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उसमें सर्विस सेक्टर के अंतर्गत पर्यटन को रखते हैं।
हालांकि संविधान में पर्यटन शब्द का हमें उल्लेख सामान्यतः नहीं मिलता और पर्यटन के स्थान पर जो कुछ सूचियां हैं, अनुसूचियां, राज्य सूची हो या संघ सूची हो, उसमें तीर्थ यात्रा शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी है। सवाल देखें। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 6% है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पर्यटन शब्द का उल्लेख संविधान के अंतर्गत राज्य सूची से जुड़े विषयों में किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से आपको जवाब देना है। आज हमने जिस भी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है, एक बार उन्हें आप रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आप उसका आसानी से जवाब दीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।